नमस्ते दोस्तों, मूवी एक्सप्लेन्ड MX चैनल में आपका दिल से स्वागत है। आज हम जिस फिल्म की बात करने जा रहे हैं वो कोई आम फिल्म नहीं, ये एक दिमागी कसरत है, एक अबूझ पहेली है, एक ऐसा चक्रव्यूह है जिसमें आप जितना घुसेंगे उतना ही उलझते जाएंगे। हम बात कर रहे हैं मास्टर डायरेक्टर मार्टिन स्कॉर्सेसी की ऑस्कर विजेता लियोनार्डो डिकैप्रियो के लाजवाब अभिनय से सजी 2010 की साइकोलॉजिकल थ्रिलर रोंगटे खड़े कर देने वाली शटर आइलैंड की। तो दोस्तों, अपनी कुर्सी की पेटी कसकर बांध लीजिए, क्योंकि अब हम निकल रहे हैं एक ऐसी रहस्यमय यात्रा पर जहां हर साए में छिपा है एक राज, हर आहट में गूंजता है एक अनसुना सच और हर मंजर में छुपा है एक ऐसा धोखा जो आपके होश उड़ा देगा। फिल्म की शुरुआत होती है सन 1954। एक धुंध से घिरे गरजते हुए समंदर के बीच एक स्टीमर पर सवार दो US मार्शल्स एडी डेनियल्स, लियोनार्डो डिकैप्रियो जिनका अभिनय आपको अंदर तक हिला देगा, और चक हॉल जो अपने शांत स्वभाव से आपको और भी ज्यादा उलझा देंगे। ये दोनों शटर आइलैंड की तरफ बढ़ रहे हैं, जहां एशक्लिफ हॉस्पिटल, एक अभेद्य किला जैसा मानसिक अस्पताल मौजूद है। ये कोई साधारण अस्पताल नहीं है दोस्तों, यहाँ अमेरिका के सबसे खतरनाक, सबसे भयानक, दिमागी रूप से बीमार अपराधियों को रखा जाता है। ऐसे अपराधी जिनके जुर्म सुनकर ही आपकी रूह कांप उठे। जैसे ही कैमरा एडी के चेहरे पर फोकस करता है, आप उनकी आंखों में एक गहरा दर्द, एक अनसुलझी कहानी, एक अजीब सी बेचैनी महसूस करेंगे। उनके चेहरे पर खींची तनाव की लकीरें, उनकी मुट्ठी का बार बार भींचना, सब कुछ चीख चीख कर कह रहा है कि ये कोई आम आदमी नहीं, ये कोई साधारण ड्यूटी नहीं। पहले ही दृश्य से ये साफ हो जाता है कि टेडी का इस द्वीप पर आने का मकसद सिर्फ एक लापता मरीज को ढूंढना नहीं, बल्कि कुछ और, कुछ बहुत ही गहरा, बहुत ही निजी है। टेडी और चक को इस द्वीप पर राशेल सोलांडो नाम की एक महिला मरीज के रहस्यमय तरीके से गायब होने की जांच करने के लिए भेजा गया है। राशेल, जिसने अपने 3 मासूम बेगुनाह बच्चों को बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया था, अब इस अत्यंत सुरक्षित अस्पताल से बिना कोई नाम और निशान छोड़े गायब है। सुनने में तो ये मामला एक साधारण गुमशुदगी का केस लगता है ना? लेकिन दोस्तों, यहीं से शुरू होता है असली खेल। जैसे जैसे टेडी और चक इस अस्पताल के अंदर कदम रखते हैं, सस्पेंस की परतें एक एक करके आपके सामने खुलने लगती है और आप इस रहस्यमय जाल में फंसते चले जाते हैं। शटर आइलैंड पर कदम रखते ही टेडी और चक को यहाँ के कड़े, जेल से भी ज्यादा सख्त नियमों से रूबरू कराया जाता है। हर तरफ चप्पे चप्पे पर कड़ी सुरक्षा का पहरा है और अस्पताल के कर्मचारियों का व्यवहार, वो तो और भी ज्यादा अजीब, और भी ज्यादा संदिग्ध, और भी ज्यादा डरावना है। अस्पताल के प्रमुख जॉन कॉली एडी से मिलते तो हैं, लेकिन राशेल के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। वो तो जैसे इस बारे में बात ही नहीं करना चाहते, सवालों से बचते हैं, गोल मोल जवाब देते हैं। एडी को साफ महसूस होने लगता है कि यहाँ हर कोई, डॉक्टर्स, नर्स, कर्मचारी, यहाँ तक कि मरीज भी, सब कुछ न कुछ छुपा रहे हैं। एक बहुत बड़ा राज, एक बहुत भयानक सच्चाई। जब टेडी दूसरे मरीजों से पूछताछ करने की कोशिश करता है तो उसे मिलती है सिर्फ टूटी फूटी, आधी अधूरी, डरावनी बातें जो उसके शक को और भी गहरा कर देती हैं। और जब वो रिकॉर्ड्स, फाइलें मांगता है तो उसे गोपनीय, आप नहीं देख सकते, कहकर टाल दिया जाता है। ये सब देखकर टेडी को अब पूरा यकीन हो जाता है कि इस द्वीप पर, इस अस्पताल की 4 दीवारी के पीछे कुछ बहुत ही भयानक, बहुत ही रहस्यमय, बहुत ही खतरनाक चल रहा है। कुछ ऐसा जो किसी बहुत बड़ी साजिश की तरफ इशारा करता है। जैसे जैसे टेडी इस रहस्यमय डरावने द्वीप की छानबीन करता है, हमें उसकी निजी जिंदगी, उसके अतीत के पन्ने भी धीरे धीरे खुलने लगते हैं। टेडी बार बार अपनी मृत पत्नी डोलोरेस चैनल को याद करता है। उसके साथ बिताए खुशी के पल उसकी आंखों के सामने तैरने लगते हैं। डोलोरेस की मौत एक रहस्यमय आग, एक भयानक अग्निकांड में हुई थी, और टेडी को लगता है कि इसका जिम्मेदार एंड्रयू लैडिस नाम का एक शैतान, एक हैनवान है जो न जाने कहां गायब हो गया है। टेडी को यकीन है कि यही एंड्रयू लैडिस इसी द्वीप पर, इसी अस्पताल में कहीं छिपा है। फिल्म में बार बार टेडी और डोलोरेस के प्यार भरे रोमांटिक पल दिखाए जाते हैं, जो अचानक एक झटके से भयानक आग की लपटों में बदल जाते हैं। डोलोरेस की चीखें, टेडी की बेबसी, सब कुछ आपके दिल को दहला देगा। ये सारे दृश्य, ये दर्दनाक यादें चीख चीख कर कह रही हैं कि टेडी के अंदर एक गहरा जख्म, एक भयानक सदमा, बदले की एक धधकती हुई आग है जो उसे अंदर ही अंदर जला रही है। एक दिन
एडी के हाथ लगता है एक कागज का टुकड़ा, एक छोटा सा पुर्जा जिस पर लिखा है लॉ ऑफ 4 हु इज 67। और यहीं से दोस्तों कहानी में एंट्री होती है एक ऐसी गूढ़ पहेली की जो न सिर्फ एडी को बल्कि आपको भी सोचने पर मजबूर कर देगी, आपके दिमाग के घोड़े दौड़ा देगी। लॉ ऑफ 4 ये क्या है? क्या ये इस अजीबोगरीब अस्पताल के किसी गुप्त नियम की तरफ इशारा है, या फिर ये किसी और भी गहरे और भी भयानक राज का दरवाजा है? 67 कौन है? ये सवाल, ये 3 शब्द सबसे ज्यादा परेशान करते हैं, क्योंकि अस्पताल के रिकॉर्ड्स के मुताबिक यहाँ कुल 66 मरीज हैं। तो फिर ये 67वां मरीज कौन है, कहां से आया, कहां गायब हो गया? इस जटिल पहेली को सुलझाने की धुन में, इस रहस्य की तह तक जाने की जिद में एडी इस खतरनाक खेल में और गहराई तक और अंदर तक जाने का फैसला करता है, बिना ये जाने कि आगे क्या भयानक तूफान उसका इंतजार कर रहा है। जैसे जैसे एडी इस रहस्य की गहराइयों में उतरता जाता है, उसे अजीब अजीब भ्रम होने लगते हैं, डरावने खौफनाक सपने आने लगते हैं जो उसकी रातों की नींद हराम कर देते हैं। उसे अपनी पत्नी डोलोरेस दिखाई देती है, जो उससे कहती है कि वो इस शैतानी द्वीप से भाग जाए, इस जहन्नुम से दूर चला जाए और एंड्रयू लैडिस को ढूंढे, उसे सजा दे। एक महिला मरीज जो पहले तो कुछ भी बोलने से डर रही थी, अचानक एक कागज पर तेजी से कुछ लिखती है और टेडी के हाथ में थमा देती है। उस कागज पर लिखा होता है रन, भाग जाओ। ये लफ्ज, ये एक शब्द, भाग जाओ, टेडी के अंदर डर की लहर दौड़ा देता है। क्या ये सब एक चेतावनी है? क्या वाकई इस अस्पताल में कुछ बहुत ही भयानक, कुछ बहुत ही खतरनाक चल रहा है जो उसकी सोच से भी परे है? चक को भी अब शक होने लगता है कि ये जगह, ये अस्पताल उतना सीधा साधा नहीं है जितना दिख रहा था। टेडी उसे बताता है कि उसका असली मकसद एंड्रयू लैडिस को ढूंढना है, जो उसकी पत्नी का हत्यारा है और शायद इसी अस्पताल में इन्हीं दीवारों के पीछे कहीं छिपा है। टेडी को पता चलता है कि अस्पताल में सेक्टर सी नाम की एक इमारत है, एक अलग ही दुनिया, जहां सबसे खतरनाक, सबसे पागल, सबसे वहशी मरीजों को रखा जाता है और जहां जाने की सख्त मनाही है, जहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता। एक भयंकर तूफान जो पूरे द्वीप को अपनी चपेट में ले लेता है। तूफान के दौरान अस्पताल की बिजली गुल हो जाती है, चारों तरफ अंधेरा छा जाता है। एडी इस मौके का फायदा उठाकर अपनी जान जोखिम में डालकर सेक्टर सी में घुस जाता है। वहां उस अंधेरी, डरावनी, खौफनाक जगह में उसकी मुलाकात होती है जॉर्ज नोयस नाम के एक मरीज से, जो उसे पहले भी कहीं मिला हुआ लगता है, जैसे कोई पुराना रिश्ता हो। जॉर्ज उसे बताता है कि ये सब एक जाल है, एक बहुत बड़ी साजिश है, उसे फंसाने के लिए रचा गया एक घिनौना खेल है। जब एडी उससे 67 कौन है के बारे में पूछता है, तो जॉर्ज बस एक रहस्यमय डरावनी हंसी हंसता है और कहता है, तुम सच जानते हो, बस उसे मानना नहीं चाहते, तुम सच्चाई से भाग रहे हो। ये सुनकर एडी के दिमाग में सवालों का तूफान, शक का बवंडर और तेज और भयानक हो जाता है। सेक्टर सी से निकलने के बाद अपनी जान बचाकर भागते हुए एडी को जो मिलता है, वो उसकी पूरी दुनिया, उसके सारे यकीन, उसके सारे विश्वास की धज्जियां उड़ा देता है। जंगल में एक अंधेरी सुनसान गुफा में उसे एक औरत मिलती है जो खुद को असली राशेल सोलांडो बताती है। वो टेडी को बताती है कि डॉक्टर कॉली और अस्पताल के बाकी लोग मिलकर एक भयानक, रूह कंपा देने वाली साजिश रच रहे हैं। यहाँ लोगों पर, जिंदा इंसानों पर गुप्त, गैर कानूनी, अमानवीय मानसिक प्रयोग किए जाते हैं और जो भी उनके खिलाफ जाता है, जो भी इस सच्चाई को सामने लाने की कोशिश करता है, उसे पागल घोषित करके हमेशा हमेशा के लिए इसी अस्पताल में कैद कर दिया जाता है। राशेल ये भी बताती है कि अगर टेडी ज्यादा गहराई में गया, अगर उसने सच जानने की ज्यादा कोशिश की, तो उसे भी, हाँ, उसे भी एक मरीज बना दिया जाएगा, एक जिंदा लाश बना दिया जाएगा। ये सुनकर टेडी का डर, उसकी घबराहट, उसकी बेचैनी अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ देती है। अब टेडी को पूरा यकीन हो जाता है कि सारे जवाब, सारे रहस्यों की चाबी उस रहस्यमय लाइट हाउस में छिपी है। लाइट हाउस अस्पताल का सबसे खुफिया, सबसे डरावना, सबसे रहस्यमय हिस्सा, जहां मरीजों पर भयानक प्रयोग किए जाते हैं, जहां से आती हैं चीखें, जहां से आती हैं दर्द भरी आहें। टेडी हर हाल में, चाहे कुछ भी हो जाए, वहां जाना चाहता है, सच्चाई का सामना करना चाहता है, लेकिन जग उसे रोकता है, बार बार समझाता है कि ये खतरनाक हो सकता है, उसकी जान को खतरा है। अचानक एक जोरदार धमाके के साथ जग गायब हो जाता है। टेडी उसे ढूंढता हुआ
पागलों की तरह बदहवास लाइट हाउस की तरफ बढ़ता है, लेकिन वहां पहुंचते ही जो सच उसके सामने आता है वो उसकी जिंदगी, उसकी सोच, उसके वजूद, उसके होने के मायने सब कुछ हमेशा हमेशा के लिए बदल देता है। लाइट हाउस में डॉक्टर कॉली टेडी को एक ऐसा सच बताता है, एक ऐसा झलझला लाने वाला सच जिसे सुनकर उसके पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है, उसका पूरा वजूद हिल जाता है। टेडी डेनियल्स कोई यूएस मार्शल नहीं है, वो कोई हीरो नहीं है, कोई रक्षक नहीं है, वो असल में एंड्रयू लैडिस है, वही हैनवान, वही शैतान जिसे वो ढूंढ रहा था, जिससे वो बदला लेना चाहता था। अकॉल, उसका पार्टनर, उसका दोस्त असल में डॉक्टर लेस्टर शीहान है, जो एंड्रयू का मनोचिकित्सक, उसका डॉक्टर है। राशेल सोलांडो, वो लापता मरीज, वो कभी गायब हुई ही नहीं थी। ये सब, ये पूरी कहानी, ये पूरा नाटक एंड्रयू को उसकी खोई हुई याददाश्त वापस दिलाने के लिए रचा गया एक प्लान था, एक आखिरी कोशिश थी। ये सुनकर टेडी को पहले तो यकीन ही नहीं होता। वो चीखता है, चिल्लाता है, इस सच को मानने से इनकार करता है, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे वो अपनी यादों को टटोलता है, जैसे जैसे धुंध छंटती है, सब कुछ साफ होने लगता है। एक एक करके सारे टुकड़े जुद्धने लगते हैं। एंड्रयू की पत्नी डोलोरेस मानसिक रूप से बीमार थी, गंभीर रूप से बीमार, और उसने, हाँ उसी ने अपने 3 मासूम प्यारे बच्चों को पानी में डुबोकर मार डाला था, बेरहमी से, वहशियाना तरीके से। जब एंड्रयू घर लौटा और उसने ये सब देखा, अपनी पत्नी के हाथों अपने बच्चों की लाशें देखी, तो वो सदमे से पागल हो गया, गुस्से से, दर्द से, बेबसी से। और उसने, हाँ उसी ने गुस्से में डोलोरेस को गोली मार दी, अपनी ही पत्नी को, अपने ही हाथों से। इस भयानक सदमे से, इस असहनीय पीड़ा से उबरने के लिए उसके दिमाग ने उसकी रक्षा करने के लिए एक झूठी कहानी, एक नकली दुनिया बना ली, और वो खुद को यूएस मार्शल टेडी डेनियल्स समझने लगा, एक ऐसा हीरो जो बुराई से लड़ डेचता है, जो इंसाफ दिलाता है। डॉक्टर कॉली और डॉक्टर शीहान ने ये सारा नाटक, ये पूरी फिल्म, ये झूठी दुनिया सिर्फ इसलिए रची ताकि एंड्रयू खुद सच्चाई का सामना कर सके, अपनी खोई हुई यादों को वापस पा सके, अपने गुनाह को, अपने दर्द को स्वीकार कर सके। एंड्रयू को आखिरकार सच्चाई माननी पड़ती है, उसे सब कुछ याद आ जाता है, अपने बच्चों की मौत, डोलोरेस का पागलपन और खुद के हाथों अपनी पत्नी की हत्या। ये सब उसके दिमाग में एक तूफान की तरह, एक जलजले की तरह वापस आ जाता है। लेकिन अगले ही दिन वो फिर से टेडी डेनियल्स की तरह व्यवहार करने लगता है, जैसे कि वो फिर से सब कुछ भूल गया हो, जैसे कि वो फिर से उसी भ्रम की दुनिया में चला गया हो। अब यहाँ पर दोस्तों, फिल्म हमें एक ऐसे दोराहे पर लाकर खड़ा कर देती है जहां से 2 रास्ते निकलते हैं, और दोनों ही रास्तों पर सवालिया निशान लगे हुए हैं जो हमें सोचने पर मजबूर कर देते हैं। पहला रास्ता, क्या एंड्रयू वाकई फिर से अपनी याददाश्त खो बैठा? क्या उस सच्चाई का बोझ इतना ज्यादा था, इतना असहनीय था कि उसका दिमाग फिर से उस सदमे से बचने के लिए, खुद को बचाने के लिए टेडी डेनियल्स की झूठी पहचान के पीछे छिप गया? क्या उसका दिमाग सच्चाई को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था? दूसरा रास्ता, या फिर क्या एंड्रयू सिर्फ नाटक कर रहा है? क्या उसने ये सब सोच समझकर किया है? क्या उसने ये फैसला किया है कि सच्चाई के साथ जीने से बेहतर है कि वो अपनी बाकी की जिंदगी पागलपन के नाटक में बिताए, उस दर्द से दूर, उन भयानक यादों से दूर, उस अपराध बोध से दूर? क्या उसने जानबूझकर पागल बने रहने का रास्ता चुना? और यहीं पर दोस्तों आता है फिल्म का सबसे महत्वपूर्ण, सबसे मार्ग, सबसे गहरा डायलॉग, जो इस पूरी फिल्म की रूह है, जो इस पूरी फिल्म का सार है। फिल्म के आखिरी सीन में एंड्रयू या टेडी, आप उसे जो भी बुलाना चाहें, डो शीहान चकपट के साथ बैठा है और उससे एक ऐसा सवाल पूछता है जो न सिर्फ डो शीहान को बल्कि हम सबको, हाँ हम सबको सोचने पर मजबूर कर देता है। Which would be worse, to live as a monster or to die as a good man? कौन सी बात ज्यादा बुरी होगी, एक राक्षस बनकर जीना या एक अच्छे इंसान के रूप में मरना? ये डायलॉग, ये चंद शब्द एक पूरा जीवन दर्शन समेटे हुए हैं। ये डायलॉग इशारा करता है कि शायद एंड्रयू को सब कुछ याद था, हाँ सब कुछ। शायद उसने जानबूझकर, सोच समझकर पागल बने रहने का नाटक किया, क्योंकि वो अपने अतीत के साथ, उस सच्चाई के साथ नहीं जी सकता था। वो अपने 3 मासूम बच्चों की मौत का जिम्मेदार था, चाहे हालात जो भी रहे हों, चाहे डोलोरेस कितनी भी बीमार क्यों न रही हो, उसने अपने बच्चों को खो दिया था और ये सच्चाई उसके लिए असहनीय थी। और उससे भी भयानक, उसने अपनी पत्नी को
डोलोरेस को अपने ही हाथों से मार डाला था और ये अपराध बोध, ये ग्लानि उसे अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। शायद एंड्रयू ने सोचा, एक राक्षस बनकर, एक हत्यारा बनकर, अपने गुनाहों का बोझ उठाकर जीने से बेहतर है कि वो टेडी डेनियल्स बनकर, एक अच्छा इंसान बनकर, एक झूठी पहचान के साथ अपनी बाकी की जिंदगी बिताए, या फिर लोबोटोमी करवाकर सब कुछ भुला दे, एक कोरे कागज की तरह, बिना किसी अतीत, बिना किसी पहचान के। शायद उसके लिए मरना यानी सब कुछ भूल जाना, अपनी पहचान खो देना, जीने से ज्यादा आसान था। उस दर्दनाक सच्चाई के साथ जीने से ज्यादा आसान। ये डायलॉग हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या वाकई सच्चाई का सामना करना, अपने गुनाहों का बोझ उठाकर जीना हमेशा बेहतर होता है, या फिर कभी कभी खुद को एक झूठ में कैद कर लेना, सब कुछ भूल जाना ज्यादा आसान रास्ता होता है? क्या ये कायरता है या फिर आत्मरक्षा? निष्कर्ष, शटर आइलैंड सिर्फ एक सस्पेंस थ्रिलर नहीं, ये उससे कहीं बढ़कर है। ये इंसानी दिमाग, उसकी जटिलताओं, सदमे से जूझने की उसकी ताकत और सच्चाई से रूबरू होने की उसकी हिम्मत या हिचक, ये गहन पड्डी डी ताल है। ये फिल्म हमें कई सवालों के साथ छोड़ डी जाती है, जिनके जवाब शायद हमें खुद ही तलाशने होंगे। क्या हम खुद को सच से बचाने के लिए, अपने दर्द से बचाने के लिए एक झूठी दुनिया में जी सकते हैं? और क्या ये गलत है? क्या एंड्रयू ने वाकई अपनी यादों से, अपने गुनाहों से पीछा छुड़ाने का रास्ता चुना, या फिर वो एक बार फिर उसी भयानक सच्चाई के आगे हार गया? कौन सा रास्ता बेहतर है, एक राक्षस बनकर जीना या एक अच्छे इंसान की तरह मर जाना? शटर आइलैंड एक ऐसी फिल्म है जो आपको अंदर तक झकझोर देगी, सोचने पर मजबूर कर देगी और शायद आपको खुद से भी कुछ सवाल पूछने पर मजबूर कर देगी। ये फिल्म आपको कई दिनों तक, शायद हफ्तों तक अपने असर में बांधे रखेगी। अगर आपको ये कहानी, ये विश्लेषण, ये व्याख्या पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें, कमेंट बॉक्स में अपने विचार, अपने सवाल जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि हम आगे भी ऐसी ही शानदार, दिमाग घुमा देने वाली फिल्मों की परतें आपके सामने खोलते रहेंगे। शुक्रिया दोस्तों, फिर मिलेंगे एक और रहस्यमय फिल्म के साथ। तब तक सोचते रहिए, सवाल